हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेहत की बात डॉक्टर के साथ। मैं हूं डॉक्टर संगीता अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और आई एम हैप्पी टू इनवाइट आवर गेस्ट टुडे, डॉक्टर प्रतीत समदानी, ऑन दिस चैनल इंडियन डॉट कम्युनिटी टू डिस्कस घिया बारी सिंड्रोम। हमारे गेस्ट के बारे में, ये बहुत ही मशहूर जाने पहचाने फिजिशियन हैं और इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हैं। देश विदेश से इन्हें कई डिग्रियां मिली हुई हैं, खास करके इंडिया से एमडी और यूएस से कई दूसरी डिग्रीज मिली हुई हैं। इनका क्लिनिक चौपाटी मुंबई इंडिया में है, और ये मुंबई के जो जाने माने हॉस्पिटल्स हैं, A1 हॉस्पिटल्स, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल और जसलोक हॉस्पिटल में अटैच्ड हैं। इन्हें अपने काम के लिए कई देशों में और हिंदुस्तान में नवाजा गया है। He received the National Award in Medicine in 2024 from the RBI Governor in New Delhi. दुबई के फॉर्च्यूना ग्लोबल अवार्ड्स में इनको फिजिशियन ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया। मुंबई के टॉप डॉक्टर लिस्ट में आ रहे हैं फॉर द लास्ट 10 consecutive years. He has been felicitated by many organizations and has a keen interest in research. He is the chief investigator for novel drug in COVID-19. कोविड-19 के दौरान इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुंबई सिटी में, और उसके लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। आज हमने इन्हें आमंत्रण किया है यहाँ पर घिया बारी सिंड्रोम्स के बारे में आपके साथ इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। सो वेलकम सर डॉक्टर प्रतीत समदानी। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल जी, आपने बहुत कुछ बोल दिया मेरे बारे में। मैंने जो बोला बहुत कम बोला, because of time constraint, but we are very happy to have you here on this channel, and we have looking forward to getting some real information on this subject, which is very much discussed nowadays. तो ये बताइए, ये घिया बारी सिंड्रोम होता क्या है? देखिए, ये घिया बारी सिंड्रोम अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो ये 1916 में पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था। शुरुआत में कहा गई थी कि जिनके हाथ नहीं चलते या पैर नहीं चलते उनको ये तरह का सिंड्रोम होता है, लेकिन फाइनली डेफिनेशन के आप बात करें तो ये एक इम्यून मीडिएटेड पॉलीन्यूरोपैथी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि शरीर के इम्यून सिस्टम को कुछ ट्रिगर होता है, चाहे वो इन्फेक्शन हो इत्यादि कुछ भी दूसरा हो, और इसमें इम्यून सिस्टम मीडिएट होके ये नसों को असर करती है। ह्यूमन शरीर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, आमतौर पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है, और ये इम्यून मीडिएटेड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसका नाम है घिया बारी सिंड्रोम, और इसके कई प्रकार के जात होते हैं घिया बारी सिंड्रोम के। कॉमनेस्ट जो वैरायटी होती है उसे AIDP कहते हैं, जिसको कहते हैं अक्यूट इडियोपैथिक डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। दूसरे भी तरह के GBS होते हैं जिनका नाम है अमान, अमसान, ब्रेकियल न्यूरोपैथी, मिलर फेशियन, ये सब नाम है। लेकिन आप डेफिनेशन और रिकग्निशन की बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल जी, ये होता है कि जब पैरों के नस पहले 90% कमजोर हो जाते हैं, पैर हिलाने में तकलीफ होती है, झुंझुनाहट होता है, और धीरे धीरे ये नीचे से ऊपर के शरीर के तरफ चलता है। तो क्या ये पाँव में जो आपने कहा पहले कमजोरी महसूस होगी, क्या ये अचानक शुरू होती है कि इसके पहले कोई बैकग्राउंड होता है, जैसे कि मुझे कोई सर्दी खांसी हुई, बुखार हुई, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कोई दूसरी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुई, ऐसी कोई इन्फेक्शन होती है कि बस अचानक पाँव की कमजोरी से शुरू होता है? आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, 60 से 70 लोगों को जिनको GBS होता है, ये होता अचानक ही है। मतलब ये इमीडिएट होता है, अक्यूट, इसीलिए इसे अक्यूट कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 10-15 दिन से धीरे 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 चलता है।
यूजुअली 2 4 5 दिनों में होते हैं, लेकिन इनका जैसे मैंने डेफिनेशन बताया था ट्रिगर रहता है। और कॉमनेस्ट ट्रिगर ये होता है कि इनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन यानी कि लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, पेट की तकलीफ हो सकती है। और इसमें कॉमनेस्ट बैक्टीरिया जो पाया गया है उसका नाम है कैंपिलोबैक्टर जेजुनाई। कैंपिलोबैक्टर जेजुनाई ऑलमोस्ट 25% लोगों को जिनको जीबीएस हुआ है उनमें पाया जा सकता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 70% लोगों को जिनको एक्चुअली कैंपिलोबैक्टर जेजुनाई इन्फेक्शन होता है उनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरे इत्यादि वायरस भी हैं जो रेस्पिरेटरी इलनेस या रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करके भी जीबीएस में लीड कर सकते हैं, और वो है साइटोमेगालो वायरस, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जीका वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, और अनेक बैक्टीरिया भी जाने गए हैं। और टिपिकली ये एच इन्फ्लुएंजा जो निमोनिया कर सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है, ई कोलाई जो वापस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कर सकता है, और एक तरह का माइकोप्लाज्मा जो निमोनिया कर सकता है, उसके कारण भी ये होया जा सकता है। तो अगर मैंने सही समझा तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वो वायरल इन्फेक्शन के आपको सिम्टम्स हो सकते हैं और एक्चुअली आपकी इम्यून सिस्टम ट्रिगर होती है उस वायरस से लड़ने के लिए। पर कभी-कभी वो इम्यून सिस्टम आपके पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट कर सकती है और आपको जीबीएस हो जाता है। इज माय अंडरस्टैंडिंग राइट? एब्सोल्युटली, आप सही बोल रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल जी। और टिपिकली अगर कैंपिलोबैक्टर जेजुनाई की बात करें तो आप इन पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो उनकी हिस्ट्री रहेगी कि पिछले 2 या 3 महीने मैक्सिमम के अंदर इनको कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ था या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हुआ था। ये आपने सही कहा, ये माइलिन शीथ जो नर्व्स में रहती है उसको अटैक करता है और इसके कारण वीकनेस होती है। ओके, तो आम तौर पे आपके पास जो पेशेंट आएगा, क्या वो आपके ओपीडी में आएगा या सीधा अक्यूट कोई स्टेज में हॉस्पिटल में पहुंचता है? हाउ डू दे प्रेजेंट टू यू? शुरुआत में देखिए कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी होती है तो यूजुअली आदमी घर पे रहता है, वो बोलता है कि उसे वीकनेस लग रही है, पैरों में कमजोरी आ रही है। और धीरे धीरे जब उन्हें समझे कि पैर उठाने में तकलीफ हो रही है या मुंह के मसल्स वीक हो रहे हैं या हाथ पैर में झुंझुनाहट आ रहे हैं, तब वे ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं। 10 से 15% लोग जो है एक्चुअली पैरालिसिस के तौर पे आते हैं। इसका मतलब है इनका हाथ और पैर एकदम वीक हो जाता है और फिर ये प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इफ आई अंडरस्टैंड, धीरे धीरे पैरों में कमजोरी होगी, फिर हाथों में होगी, और जब वो कमजोरी सेंट्रल की तरफ बढ़ती है तो देन दे हैव एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ईटिंग, डिफिकल्टी इन swallowing. एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो जब ये धीरे धीरे असेंड होता है, ये ऊपर जाता है, तो रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। इनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, निगलने में तकलीफ हो सकती है, खाने में तकलीफ हो सकती है, और ये थोड़ा एडवांस स्टेज हो जाता है या सीरियस केस हो जाता है। और मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि इसमें कुछ बिकॉज ब्रेन में के भी नर्व्स को अफेक्ट होता है, सो दे हैव सम वियर्ड सिम्टम्स लाइक फीलिंग ऑफ इंसेक्ट्स अंडर द स्किन। एंड इज दैट राइट? इज दैट पॉसिबल that they have जी lot of देखिए, pain and paresthesia? सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल नर्व्स का सिस्टम है मोटर और सेंसरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 5 टाइप 6 टाइप कॉमन वेरिएंट है, उसमें मोटर न्यूरोपैथी प्रेजेंट कॉमनेस्ट है। इसका मतलब है कि सेंसेशन कम जाता है लेकिन वीकनेस ज्यादा होती है। दूसरे में सेंसरी और मोटर होता है, लेकिन आम तौर पे आप पूछेंगे तो हर पेशेंट बताएगा झुंझुनाहट चालू होती है। ये शब्द इनका बहुत स्पेसिफिक रहेगा, टिंगलिंग एंड वीकनेस, और फिर कमजोरी। ओके, सो वंस द पेशेंट कम्स, फिर उसके आगे क्या टेस्टिंग होती है? डायग्नोसिस कैसे होता है? इनकी हिस्ट्री लेनी जरूरी है और मेडिकल एग्जामिनेशन अत्यादि जरूरी है। एआई इसको नहीं ले सकता है फ्यूचर में। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको देखा जाएगा कि इनको वीकनेस है, पैरों की और हाथों की कमजोरी है, फेशियल वीकनेस है,
हम मेडिकली टेस्ट करते हैं जिसे रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, इनको डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। आप नॉर्मल बात करें तो हथौड़ा मार के टेस्टिंग करते हैं तो ये टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होता है, ये क्लिनिकल फीचर्स पहले होते हैं। उसके बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप एक नर्व टेस्ट कर सकते हैं जिसे ईएमजी कहते हैं, और फाइनली एक स्पाइनल फ्लूइड, जो स्पाइन के अंदर सुई डाल के जो ब्रेन में फ्लूइड होता है उसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। सीएसएफ जो स्टडी होती है वो फर्स्ट 5-7 डेज में पॉजिटिव आना मुश्किल है, तो सीएसएफ यूजुअली 5-7 दिनों के बाद आता है पॉजिटिव, और मेडिकली हम इसे कहते हैं साइटो एल्ब्यूमिनेशन डिसोसिएशन। इसका मतलब इनके सेल्स कम रहते हैं और प्रोटीन ज्यादा रहता है। ओके, सो डियर व्यूअर्स, ये हथौड़ा नाम सुनकर आप घबराना नहीं। हमारे डॉक्टर आपको कोई वो कारपेंटर वाला हथौड़ा नहीं मारेंगे। एक स्पेशल हथौड़ा जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है मेडिकल फील्ड में, वो आपके टेंडेंस पे अगर हम थोड़ा सा लगाते हैं तो रिफ्लेक्सेस होते हैं, और वो रिफ्लेक्सेस से वो असेसमेंट करते हैं। सो कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, तो इज देयर अ रोल फॉर एनी सीटी स्कैन, एमआरआई एंड थिंग्स लाइक दैट? क्लिनिकली अगर आप श्योर नहीं है गियाबारी सिंड्रोम है तो रेयरली एमआरआई किया जाता है स्पाइन का, देखने के लिए कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी नहीं है। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल जी, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, इसमें वेरिएंट्स है, और एक वेरिएंट है जो टिपिकली असेंडिंग नहीं होता है, ऊपर से चालू होता है। फेस का वीकनेस और आंखों की वीकनेस पहले होती है और फिर पैरों की वीकनेस आती है। उस वक्त ये कंफ्यूजन जनक हो सकता है और कुछ और नहीं हो, इसीलिए रेयरली एक एमआरआई ऑफ द ब्रेन मांगा जा सकता है। ओके, सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अब क्या उस इलाज कैसे होगा, और व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द हॉस्पिटल? देखिए, ये सभी जीबीएस पेशेंट को एडमिट किया जाता है जो डॉक्टर के पास आते हैं वीकनेस लेके। इन इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है। एक प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं, जैसे मैंने बताया ये इम्यून मीडिएटेड है, तो इम्यून जो सेल्स है उसे हम निकालते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं और वापस वो ही शरीर के अंदर दिया जाता है। इसे प्लाज्मा एक्सचेंज कहते हैं। दूसरा जो है उसे हम इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, आईवीआईजी, और ये 5 दिनों का कोर्स होता है। इसका डोज काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए आईवीआईजी का ट्रीटमेंट महंगा होता है, क्योंकि 400 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर दिन ये डोज दिया जाता है, और जितना भारी आदमी होगा उसके लिए डोज ज्यादा लगेगा, इस हिसाब से ये डोज दिया जाता है। इसके साथ में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि असल ट्रीटमेंट अब चालू होती है, क्योंकि मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जीबीएस के लिए है फिजियोथेरेपी, कसरत 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 और कसरत। प्रिवेंशन ऑफ बेड सॉर्स, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड फिजियोथेरेपी आर द मेन स्टे ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन जीबीएस पेशेंट। ओके, सो इसमें कहने का मतलब है सपोर्टिव थेरेपी होगी, क्योंकि अगर ही इज़ नॉट एबल टू स्वॉलो तो आपको उसको नरिशमेंट देना है, एस्पिरेशन से बचाना है, और जैसे आपने कहा बेड सोर्स हो सकते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू मूव, तो वो सब केयर लेनी है। सो इज़ दिस ऑल रिक्वायर्ड टू बी डन इन द हॉस्पिटल, आई सपोज, राइट? As long one definitive rule that I have kept in mind to treat patients aggressively is a patient who is progressing, जो खड़ा नहीं हो सकता है, अपने हाथ पैरों पे नहीं खड़े हो सकते हैं, जिनके पास शक्ति नहीं है, उनको एडमिशन जरूरी है। और प्लाज्मा एक्सचेंज आईसीयू में किया जाता है, और आमतौर पे जीबीएस पेशेंट भी आईसीयू में जाता है, क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट का रिस्क रहता है, और कई पेशेंट वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं। सो आमतौर पे ऑन एन एवरेज वो पेशेंट आईसीयू में कितने दिन बिता सकता है, हॉस्पिटल में कितने दिन बिताएगा? इज इट पॉसिबल टू गिव अ रफ अप्रोक्सीमेट और नॉट रियली कैन कमिट? ये तो जो लकी रहते हैं डॉक्टर अग्रवाल जी, वो 2 हफ्ते में भी निकल सकते हैं, और कई पेशेंट हमारे पास 5-5, 6-6 महीने तक हॉस्पिटल और आईसीयू में रहे हैं। जो वेंटिलेटर पे गए हैं उनको वीनिंग, इसका मतलब वेंटिलेटर से निकालने में टाइम लगता है, फिजियोथेरेपी में टाइम लगता है,
और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये प्रोसेस, इम्यून प्रोसेस को स्टॉल किया जाता है, लेकिन जो अटैक हो गया है उसे समय से ही इम्प्रूवमेंट होगा और फिजियोथेरेपी से ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये ऑन एन एवरेज 2 वीक्स टू एनी वे फ्रॉम 6 वीक्स, 3 मंथ्स भी लग सकता है। So, what percentage, if it is possible to say, will go back to absolute normalcy, back to original self? Difficult. 90 to 9 no 90 to 95% Okay. will go back to themselves. It's that 5 to 10% of the patients जिनको रेसिड्यूल डिफेक्ट रह सकता है। आप देखेंगे कभी कभी आपने देखा है कि मुंह के मसल्स एकदम इक्वल नहीं है, थोड़े टेढ़े हैं, ऐसे रेसिड्यूल डेफिशिएंसी रह सकती है। फॉर्चुनेटली इसकी मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 5% to 7.5%, बट मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 90%, क्योंकि ये टाइम लगता है रिकवर होने के लिए। So, I guess timely recognition, prompt treatment might be the keystone to very good survival. Is that right? एब्सोल्युटली राइट, विथ अग्रेसिव फिजियोथेरेपी एंड होपिंग एंड प्रेइंग कि ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन नहीं हो और वेंटिलेटर से पेशेंट निकल जाए, यदि वो वेंटिलेटर पर गए हैं तो। So, okay, now let's come to some special situations. What about Guillain-Barré syndrome and pregnant women? क्या प्रेगनेंसी ये तो में रिस्क ज़्यादा है, चांसेस ऑफ गियाबारी ज़्यादा है, और अगर होता है तो फर्स्ट पहले के 3 महीने, बीच वाले 3 महीने, आखिरी के 3 महीने, डज इट मेक अ डिफरेंस? क्या बच्चे पे कोई इफेक्ट होता है? ये तो मुझे एक्चुअली एंटिसिपेट करना चाहिए था। आप गायनेकोलॉजिस्ट है तो आप प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछेंगे। वेल, प्रेगनेंसी में यूजुअली जीबीएस थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, लास्ट 3 मंथ्स में होता है, एंड फॉलोइंग प्रेगनेंसी अप टू 2 वीक्स टू 2 मंथ्स ये कॉमन है। फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसकी इंसिडेंस कम है। यूजुअली बच्चों को इफेक्ट नहीं करता है, ये मोस्टली बच्चे ठीक रहते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट वही रहता है जो आम तरीके नॉर्मल पॉपुलेशन में रहता है, प्लाज्मा एक्सचेंज अथवा आईवीआईजी। ओके, और इज देयर एनी डिफरेंस इन द जीबीएस विद चिल्ड्रन? आर दे मोर प्रोन? क्या उनको रिस्क ज़्यादा है या कम है? सो आप इंसिडेंस ऑफ जीबीएस यदि नॉर्मल पॉपुलेशन में देखेंगे तो अबाउट 1 to 4 पर 1000 पॉपुलेशन है, और यूजुअली जीबीएस एल्डरली, मध्य वर्गीय लोग, मतलब 50 इयर्स और ऊपर कॉमन है, लेकिन बच्चों में भी पाया जा सकता है, स्पेशली अगर फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न या क्लस्टर निकला हो जिसमें पानी कंटेमिनेटेड हो या रॉ मीट कंटेमिनेटेड हो या पोल्ट्री या चिकन कंटेमिनेटेड हो, तो ये छोटे छोटे क्लस्टर्स पा जा सकते हैं। तो क्या ये जीबीएस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है? अगर मुझे वेरी जीबीएस हुआ है, अनलाइक कैन आई गिव इट टू माय फैमिली मेंबर्स? वेरी वेरी अनलाइकली कि आपको जीबीएस हुआ है तो आप दूसरे को देंगे। इसका मतलब है ये 100% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन आपने कुछ खाया है जिसमें कैंपिलोबैक्टर पॉजिटिव है, या आपके स्टूल्स में कैंपिलोबैक्टर जेजुनाई है और दूसरे आदमी को इन्फेक्ट हो गया है, तो ये टेक्निकल पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि आपका प्रश्न का स्ट्रेट जवाब दिया जाए तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक स्प्रेड नहीं होता है। ओके, एंड अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और जो बाकी क्रॉनिक बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, तो क्या उस क्रॉनिक बीमारी, खास करके डायबिटीज से जीबीएस पे ज़्यादा असर पड़ता है? आर दे मोर प्रोन टू देखिए, हायर, मोर कॉम्प्लिकेशंस एंड मोर रिस्क? इन टर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज ऐसा कोई डेटा नहीं है कि उनको जीबीएस होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन यदि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है बॉडी में या प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है तो ऑब्वियसली रिकवरी में ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि दूसरे सिस्टम और को एक इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक देना चाहता हूँ। रिस्क ऑफ जीबीएस से फॉलोइंग 2 मंथ्स ऑफ एनी सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ हो, रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जो जीबीएस ट्रिगर कर सकता है, इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हायर देन जीबीएस इन द जनरल पॉपुलेशन। सो इफ यू हैड अ कैंपिलोबैक्टर जेजुनाई और आपका इम्यून सिस्टम बैटर्ड हो रहा है,
इसका मतलब ये नहीं है कि सब पेशेंट्स जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या कैंपिलोबैक्टर जेजुना है उनको जीबीएस होगा, लेकिन अगर जीबीएस होने का चांस है vis-a-vis someone who has not had this infection, vis-a-vis someone who's had the infection, the risk is about 100 times higher. Oh, okay. So it is very important to not have Campylobacter So it's infection, important not to correct? have infection, and therefore And to I have can good. lead you to the next question. Can you prevent this infection? Yes. ड्रिंकिंग वाटर, पानी को बॉईल करिए, खाने को कुक करके खाइए, कच्ची चीज नहीं खाइए, पोल्ट्री से जो सामान आया मेक श्योर द लाइफ स्टॉक इज क्लीन, हेल्दी, वेल मेड एंड देन कंज्यूम्ड, and also food handling should be done properly. To some extent you can decrease the chance of getting this infection, but डॉक्टर अग्रवाल जी प्लीज, ये इम्यून मीडिएटेड इन्फेक्शन है, सब इन्फेक्शन जिनको हो गया Hmm. सबको इन्फेक्शन जीबीएस नहीं होगा, ये अपने आप अपना इम्यून सिस्टम के कारण ट्रिगर होता है. Okay. Is there any particular vaccine possible? Is it in the pipeline? Is there any hope? Or is there in these other vaccines which we have, are they going to sort of help to a certain extent if one was prone to GBS? You've asked a very interesting question which I would actually like to answer differently. Well, there is no vaccine Okay. that can prevent GBS, but there has been data right from 1957 to say some percentage of people, which is negligible, can get GBS post vaccination, especially flu vaccination, COVID Oh, vaccination. We have seen it. But I am a very proactive vaccine prescriber. The incidence and the risk of getting a bimari or getting a disease because of that vaccine is much, much higher. So I am here to say कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए अगर प्रिस्क्राइब किया और जरूरी है, लेकिन कोई वैक्सीन, कई वैक्सीन जीबीएस ट्रिगर कर सकती है. तो आपको सपोज जीबीएस हो गया है प्रिज्यूमेबली बिकॉज ऑफ ए वैक्सीन, इट्स इंपेरेटिव कि आप फ्यूचर में वो वैक्सीन नहीं लिए, वो वैक्सीन नहीं ले. yes. Okay. So, on a finishing note, do you have a message to give our viewers in general to सो summarize? Take यस, home message. जीबीएस गिया बारी सिंड्रोम 1916 में फर्स्ट रिकग्नाइज किया. ये इम्यून मीडिएटेड पेरिफेरल नर्व डिजीज है. इन्फेक्शन एक तरह का कॉज है, 30 से 40% में कुछ कारण नहीं मिल सकता है. अर्ली रिकग्निशन सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर के पास जाइए, अपना तपास कराइए और उनकी बात मानिए. टू मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, प्लाज्मा एक्सचेंज एंड और आईवीआईजी. फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन is paramount, and long term is the best thing to do to recover from GBS. Clean water, hygienic food, well cooked food, cleaning your hands can decrease the chance of getting GBS. थैंक यू डॉक्टर समदानी. आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल थी एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली है. डियर व्यूअर्स, आई डू होप यू हैव एंजॉयड लिसनिंग टू दिस सेशन एंड you take home a lot of good information on this subject. And we hope to see you soon with a new guest and a new topic very soon on the same very channel. Thank you so Thank you, much. madam. Thank you, Thank you Dr. very Samdani. much.